नाम लोकेंद्र कुमार है और मैंने सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन 2 बार यूपीएस पास किया है 2024 और 25 में। आज हम बात करेंगे जीएस पेपर फर्स्ट के बारे में। उसके अंदर मेनली जो भी टॉपिक्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और हम कैसे इस पेपर के लिए मेंस ओरिएंटेड, ओनली मेंस के ओरिएंटेड आपकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, कितना पढ़ना है और उसको एनालिसिस करेंगे और उसको कैसे टैकल करना है और एक आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक जो है इतिहास, या जो एक फर्स्ट सब्जेक्ट के रूप में भी बात करें तो इतिहास में भी पहला बात है प्राचीन भारत का इतिहास और कला संस्कृति। वैसे प्राचीन भारत का इतिहास नहीं है, ओनली कला के रूप में ही बताया गया है, जो कि हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है कि भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक की कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू क्या है। एक तो है कला के रूप, ठीक है, पहला। दूसरा है साहित्य और तीसरा है स्थापत्य। ये तीन चीज़ें हैं। इन तीन चीज़ों से रिलेटेड जो भी प्राचीन काल से लेके आधुनिक काल तक जो भी है उन सब के बारे में बताया गया, ठीक है। ये सिलेबस में है। जो भी प्राचीन और मध्यम काल के इतिहास के रूप में हम बात करें तो मेन टॉपिक 3 यही है मेंस के अंदर। लेकिन यूपीएससी क्या है, जैसे पिछली बार जैसे वीमेंस जो महिलाएं हैं उनके बारे में पूछा था, उनके विकास या उनसे रिलेटेड जो भी पूछा था कि उनके विकास में महिलाओं की स्थिति के बारे में, महिलाओं की स्थिति वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में क्या क्या अंतर है, उस लेवल में हमने क्वेश्चन देखा है। तो ऐसे ही क्वेश्चन हम दूसरे सेक्शन भी अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले समय में। जो दास थे या जो वर्ण व्यवस्था थी उसके अंदर क्या अंतर आया था, तो महिलाओं की जो लाइफ जीवन स्थिति थी या जीवन का स्तर था उसके बारे में, मतलब इसमें जैसे आर्थिक और सामाजिक जो पर्सपेक्टिव है उसके स्तर पर क्या परिवर्तन होगा वैदिक से उत्तर वैदिक में, तो उसके बारे में बताया गया। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे। तो मेनली जो कला के रूप में देखा गया है, तो हम लोग इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं, तो आप लोग ऐसे किया करें कि पहले जितनी भी भारत में बड़े बड़े जितने भी वंश थे, जैसे चोल साम्राज्य हो गया, मौर्य हो गया, गुप्त हो गया, तो इनके जो भी सांस्कृतिक, ठीक है, कला और संस्कृति से रिलेटेड जो भी उन्होंने डेवलपमेंट किया उनके कार्यकाल के समय, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उनको एक लिस्ट बना दो, एक या पेज पे लिख दो कि किसी विशिष्ट डायनेस्टी या जो वंश था उसके टाइम में क्या क्या कलात्मक या सांस्कृतिक विकास हुआ, उसका बनाओ। दूसरा ये करो कि फेमस किसी विशिष्ट वंश का जो सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति है या जो प्रसिद्ध राजा है या वंशज है, उसने क्या साहित्य कला के रूप में, जो कला के विकास में क्या काम किया, कला या संस्कृति के विकास में क्या काम किया जो बेहतरीन हो। क्योंकि हमने ऐसे पहले क्वेश्चन देखे, देखो डायनेस्टी बेस्ड क्वेश्चन आया है, तो आया है चोल साम्राज्य का पूछा है, पहले गुप्त का पूछा है, पल्लव का पूछा है, वही व्यक्ति विशिष्ट या एक राजा के बारे में देखो तो हमने यहाँ पाल वंश का भी पूछा है। तो व्यक्ति के रूप में देखा जाए तो हमने अकबर का क्वेश्चन आया है पिछले साल ही, और इसके अलावा भी हम देखेंगे PYQ में तो और भी कुछ व्यक्ति विशिष्ट क्वेश्चन पूछे कि किसी व्यक्ति के क्या स्पेशल उनके जो सांस्कृतिक और सामाजिक विकास में क्या योगदान है, ठीक है। बस ये इतना ही लिस्ट बताना है जो भी बड़े बड़े डायनेस्टी रहे उनके टाइम में। और तीसरी बात है, ये 2 बातें ये होगी, और तीसरी बात, पहला क्या करना है वंश के लेवल पे, ठीक है, पहला वंश के लेवल पर, दूसरा हो गया व्यक्ति के या राजा के। तीसरी बात ये है किसी विशिष्ट वंश या व्यक्ति होगा, ठीक है,
वंश या व्यक्ति ने कुछ स्पेशल किया हो, कुछ विशिष्ट सांस्कृतिक योगदान दिया हो, ठीक है, कुछ विशिष्ट योगदान दिया हो, वो उस चीज़ को हम लोग एक कला के रूप में देखें। और उसके बाद हम लास्ट का देखें तो ये कुछ अजूबे कहे, ठीक है, अजूबे या जो बहुत कहते हैं ना उसके समकक्ष कुछ ना हो या उस टाइप में, या बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, उनकी भी हम लिस्ट बनाएं, उसकी स्पेशल विशेषताएं लिखें। जैसे अजंता की गुफाएं हो गई, वहीं एलोरा की गुफा हो गई। इसके अलावा और भी जितनी भी चीज़ें थी ना, उन सभी का एक लिस्ट जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखो भाई, ये इनकी स्पेसिफिक, या जो भी इसको एक ही टॉपिक में बोले तो सेलकृत, जितनी भी सेलकृत संरचनाएं हो गई, ठीक है, तो इनकी एक सूची बना, जो इनके बारे में जो एक स्थापत्य के रूप में हम देख सकते हैं, जो कला के रूप में हम देखें, तो वैसा ही एक स्पेसिफिक जैसे साहित्य और कला और स्थापत्य, इनके विकास का क्रम भी याद रखो, विकास का क्रम भी। जैसे मंदिर स्थापत्य है ना, अभी हम मध्यकाल को भी इसी के साथ कनेक्ट करते हैं, ये मध्यकाल का अभी विश्व इतिहास ही बचेगा जो बाद में डिस्कस करेंगे। स्थापत्य कला जैसे स्थापत्य में क्या है, मंदिर कला है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेगुलरली, ये हो गए मंदिर से संबंधित। या दूसरा है कि मूर्ति कला का विकास कहाँ हुआ और उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, कौन कौन सी साइट्स थी, उसकी क्या क्या विशेषता है, और इन मूर्ति कला में किन किन क्षेत्रों या किन किन अन्य मूर्ति कलाओं से उनके गुण लिए हुए। जैसे हमने पूछे, ये पहले पूछा, ग्रीक जो भी था मूर्ति कला उससे प्रभावित थी, तो इसके एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से मतलब इस तरह से जो क्वेश्चन है ना, वो हम लोग मेंस एग्जाम में देखे हैं, जो पूछे गए हैं नॉर्मली यूपीएससी में, कि मूर्ति कला का विकास है या उसके कौन कौन से, या भारतीय मूर्ति कला के कौन कौन से रूप है और कौन से रूप में किसके प्रभाव देखने को मिलते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं। तो हम लोग मोटा मोटा ये इस लेवल तक डेवलपमेंट ये सब देखेंगे, ठीक है। तो हमें इतिहास के रूप में ये देखना है, अगर ये कर लेते हो तो मेंस में मोटा मोटा आपका सिलेबस अच्छे से हो जाता है। तीनों रूप बता दिए, जो सिलेबस में एक लाइन थी उसी के हिसाब से हमने अपना डिस्क्राइब किया, और PYQ का भी हमने एनालिसिस किया जो हमें ये मिला है, जिसमें सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ, कभी अकबर के बारे में, बस उसकी स्पेसिफिक, जैसे अकबर की सहिष्णु नीति के बारे में बोला जाता है, तो उनकी स्पेसिफिक नीति के बारे में पूछा गया था कि क्या रियल में ऐसा था, या फिर किसी वंश के बारे में पूछा, वो हो गया, किसी विशिष्ट व्यक्ति के ने जो कुछ बहुत अच्छा किया हो तो उसके बारे में उन्होंने पूछ लिया। जैसे किसी ने सेलकृत जो है संरचनाएं, उनके बारे में अगर उनके लिए काम किया हो ज़्यादा, तो वो ज़्यादा फेमस है, तो उनके रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया। तो इस टाइप में हम देख सकते हैं कि यूपीएससी मेंस में जो प्राचीन इतिहास का, प्राचीन भारत का इतिहास है, उसमें कला के रूप विकास के बारे में इस तरह से क्वेश्चन पूछा। नेक्स्ट है विश्व इतिहास। क्या नाम है? विश्व इतिहास। तो विश्व इतिहास में यूपीएससी ने नॉर्मली कुछ अच्छे से डिस्क्राइब करके बोला है। क्या डिस्क्राइब किया है कि 18वीं सदी तथा बाद की घटनाएं, विश्व इतिहास में 18वीं शताब्दी मतलब 1700 की बात, उससे पहले का कोई इतिहास कुछ नहीं पूछा गया। 1700 के बाद का जो भी घटित हुआ है वहाँ पे, उसके बारे में बताया जाएगा। औद्योगिक क्रांति हो गया, विश्व युद्ध हुआ, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन हो गया, उपनिवेशवाद हो गया, उपनिवेशवाद की समाप्ति होगी, राजनीतिक दर्शन जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद आदि शामिल होंगे, और उनके रूप और उनके समाज पर प्रभाव क्या ये देखो। तो मोटे मोटे औद्योगिक हो गई, और कुछ क्रांतियाँ भी है, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन हो, विश्व युद्ध हो गया, और इन्हीं घटनाओं के आसपास अपने को जो बेसिक देखना, उसके लिए आप कोई नोट्स वगैरह देख सकते हैं। मोटे मोटे क्वेश्चन जो PY के थोड़ा बहुत एनालिसिस हम करेंगे, तो विश्व युद्ध के बारे में और फ्रांस की क्रांति के बारे में ही पूछा है ज़्यादातर, एक फ्रांस की क्रांति और विश्व युद्ध। तो मोटा मोटा ये टॉपिक लिए टच की है। तो
हम लोग 1700 के बाद में जो यूरोप का जो स्ट्रक्चर चेंज हुआ उसको देख सकते हैं। उसके लिए कुछ कोई कोचिंग का या फिर जो शॉर्ट नोट्स है जैसे प्रहार करके आती है ओनली, या ये स्कीम, या कोई ऐसी और कोई जिसका भी कंपाइलेशन है छोटा सा, तो उसमें आप क्या बेसिक नॉलेज ले लो, बेसिक चीज़ें क्या थी और वो चीज़ें मतलब नॉर्मली देखो आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम लोगों को समझ में आता है कि हिस्ट्री में चीज़ें चेंज कैसे होती है, तो उस चेंज को देख लो और वही चेंज आप जो इसी हिस्ट्री में भी अप्लाइड करके देखो। आपको उसके कोड पता होने चाहिए, ये क्यों हो रहा है, इसका कारण पता हो चाहिए, और इसके मतलब इफ़ेक्ट क्या पड़ते हैं सोसाइटी पे, उसके बारे में देख लो। और तो फिर बाद में ये पुनः सीमांकन वगैरह सभी चीज़ें इंटरलिंक है, तो उसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। फिर हमारा मध्य दोनों हो गया, उसके बाद में आएगा आधुनिक भारत का इतिहास। देखो आधुनिक भारत का इतिहास में क्वेश्चन के 2-3 टॉपिकों से आते हैं। एक आएगा तो आपका एक पक्का आता है सामाजिक धार्मिक सुधार से रिलेटेड, हर साल आता है सामाजिक धार्मिक सुधार। तो आप क्या करो, जो बहुत फेमस पर्सनैलिटी व्यक्तित्व है, वैसे सिलेबस में भी लिखा हुआ है, सिलेबस में क्या लिखा हुआ है आप उसको सही से पढ़ोगे तो लिखा हुआ है 18वीं सदी के लगभग मध्य, मतलब 1750 के बाद, ठीक है, 1750 के बाद से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं और व्यक्तित्व और विषय। तो जो इसमें जो विषय हो गए, महत्वपूर्ण घटनाएं हो गई, इनके बारे में पूछा जाता है। तो जो सामाजिक सुधार में जैसे किसी संगठन और व्यक्ति दोनों के रिलेटेड आपको ध्यान रखना है, ठीक है। व्यक्तित्व लिखोगे, याद करोगे, उसके साथ साथ संगठन हो जाएगा। संगठन का केवल एक किसी विशेष विचारधारा हो गई, जैसे धर्म सभा हो गई, इसमें क्या था, या प्रार्थना सभा हो गई, इसमें क्या था, या आर्य समाज हो गया, जो भी उनकी बेसिक जानकारी आप रखो, ठीक है। और इन संगठन और व्यक्तित्व ये दोनों आप अपने लेवल पे करो, ठीक है। इसके बारे में पढ़ो। व्यक्ति के जो भी समाज सुधारक के रूप में काम किया जाए, महादेव रानडे हो, या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो, सावित्रीबाई फुले हो, ज्योतिबा फुले हो, जो भी जितने भी फेमस रहे हैं, या राजा राम मोहन राय हो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, जिन्होंने जो बेसिक अपने लाइफ में किया, उनके सब एग्जाम्पल याद रखो बहुत सारे, कि वीमन एजुकेशन के लिए जैसे मान लो कुछ हो सकता है कि उन्होंने खुद किसी स्कूल की स्थापना की है, या किसी स्कूल का नेतृत्व किया है, उसके विकास के लिए काम किया है, ऐसा कोई काम किया, तो वो सब डायमेंशन टच होंगे। फिर हो सकता है उन्होंने बेसिक चीज़ों के लिए कुछ आवाज़ उठाई हो, या फिर कभी समानता के बारे में बात की हो, ऐसा कोई संगठन किया, आंदोलन किया, उसका नेतृत्व किया, ऐसी जो भी सूचना मिले उसको एक में लिख दो। वो एक याद करने की कोशिश करो, और उसको अगर शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो उस टाइप में शॉर्ट नोट्स बनाओ, क्योंकि इसमें से रेगुलर क्वेश्चन पूछता है। दूसरा एक है स्वतंत्रता संग्राम, इसके मोटे मोटे फेज है, और जो बड़े बड़े आंदोलन थे उनको एक लिस्ट कर दो। जैसे 3 फेज बोला जाता है, एक होता है नरम दल वाला फेज, ठीक है, दूसरा क्रांतिकारी, और तीसरा है गांधीवादी, ठीक है। गांधीवादी के आंदोलन बताओ, क्रांतिकारी का डेवलपमेंट कैसे हुआ, कौन कौन लोग थे, किस किस के, वो एक टाइम और लाइन के साथ लिख दो सारे साथ, और नरम दल का क्या रहा। और फिर इसी के साथ जितने भी वॉइस रॉय रहे, ठीक है, जितने भी वॉइस रॉय रहे उनकी, जिसकी भी बहुत ऐसा टाइम मतलब बहुत जिसको खराब रहा उनका शासन या जो औपनिवेशिक काल, वो है। जैसे किसका, कर्जन का खराब रहा, उन्होंने कुछ ऐसी गतिविधियाँ की जो बहुत प्रशासन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया, वो हो गया। या किसी और भी बताए दो, पहले 1857 के समय 1857 के टाइम जो भी एक व्यक्ति था, कौन, 1857 के टाइम था, उसका नाम कैनिंग, वो हो गया, या विलियम बेंटिक हो गया, या उससे पहले जो भी शासक रहे हैं, जो भी वॉइस रहे, या जो गवर्नर जनरल भी, दोनों, कोई भी जो भी इंडिया को रूल कर रहा था, तो उन लोगों को, उन जो वॉइस रहे या जो भी गवर्नर जनरल, उनके लिए, उनके द्वारा जो भी गतिविधियाँ की, उनकी भी आपको एक लिस्ट याद है, जो बहुत कुख्यात रहे हैं, या जिन्होंने बहुत ख़राब किया, या जिनको भारतीयों ने सराहा है, दोनों को ही याद कर लें,
ठीक है। ये एक नर्म इनकी जो भी ये मैंने कहा स्वतंत्रता संग्राम वाला पोर्शन, इसमें जैसे क्या कारण था, क्या उद्देश्य था, और क्या मांगे थी, और क्या उसका प्रभाव पड़ा, कौन लोग शामिल हुए, और ये मोटे मोटे चीज़ें आप याद करना। और उस समय के जितने भी संगठन बने, राजनीतिक हो या फिर कोई सामाजिक सुधार के संगठन हो, तो उनका भी अपने को मोटा मोटा जानकारी होनी चाहिए, किसने बनाया, क्या हुआ, ऐसे। ये हो गया, उसके वायसरॉय हो गया, स्वतंत्रता संग्राम हो गया, सामाजिक सुधार हो गया, मोटे मोटे ये हो गया। थोड़ा सा अगर इसके अलावा हम देखें तो कुछ पत्रकारिता का विकास हो गया, शिक्षा का विकास हो गया, पुलिस सुधार हो गया, पुलिस या प्रशासन सुधार हो गया, स्वशासन की स्थापना हो गई, या न्यायालय से रिलेटेड कोई सुधार हो गया, या फिर आर्थिक सुधार हो गया। ये जो बेसिक टॉपिक है उसका एक टाइम लाइन याद रख लो कि क्या थ्योरी थी, क्या कहाँ से शुरू हुआ था, क्या नहीं। ये आप बेसिक इसकी जानकारी रखो कि सुधार। और भी छोटे छोटे टॉपिक हो सकते हैं कुछ, और जैसे किसान सभाओं का निर्माण हो गया, और भी जो भी है उनके बारे में हमें जानकारी लें। पत्रकारिता का विकास किस क्रम से हुआ, शिक्षा का क्या सिस्टम रहा, पुलिस में क्या रिफॉर्म, तो मोटे मोटे ये कर लोगे तो मेंस में आपका एक बार टच हो जाएगा। और इसमें फिर आप सभी चीज़ों का करंट कैसे यूज है। जैसे पिछली बार 2025 में क्वेश्चन पूछा था ज्योतिबा फुले के बारे में पूछा था कि उन्होंने किस तरह से सभी प्रकार के वंचित वर्गों के विकास के लिए काम किया, तो उनको 100 उदाहरण की चर्चा की थी। तो ये क्वेश्चन आया था, तो ये जो मूवी आई थी उन पे उसी से ही इंस्पायर्ड क्वेश्चन पूछा था। तो हम लोगों को उस तरह से प्रिपेयर करना, जो भी अभी हाल फिलहाल में जो भी व्यक्ति या व्यक्तित्व न्यूज़ में रह रहा है तो उसके बारे में अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो पहले बेसिक ये करना, और अभी जो भी न्यूज़ रहा है तो उसके बारे में थोड़ा अच्छे से तैयार करना। जो अभी करंट अफेयर मैगजीन वगैरह में बुक में उसको रेफरेंस दिया जाता है, वो व्यक्ति ज़्यादा फेमस रहे तो उसके बारे में अच्छे से डिस्कशन। नॉर्मली यूपीएससी बहुत अच्छे व्यक्ति या बहुत अच्छे ज़्यादा फेमस हुए हैं उनको ही शामिल करती है, तो हमें इन दोनों चीज़ों को साथ में करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है समाज। देखो समाज में आपको क्या करना है कि सोसाइटी में मेनली क्या होता है, पहली बात संस्थाएं कौन सी है, इंस्टीट्यूशन कौन सी है जिससे एक समाज बनता है। और हम लोग जब इसमें जो सोसाइटी वाले पोर्शन की बात करें तो उसके टॉपिक में क्या लिखा हुआ है, तो उसमें एक लिखा हुआ है कि भारतीय समाज की मुख्य विशेषता है और भारत की विविधता। ठीक है, तो भारत की विशेषताएं क्या है, तो भारतीय समाज की विशेषता क्या है। विशेषता में सब चीज़ें लिखी कि भारत के समाज कैसा है, उसमें संस्कृति कैसी है, लोग कैसे हैं, लोगों का क्या बिहेव रहता है, किस चीज़ की क्या वैल्यू है, वैल्यू सिस्टम क्या है, ऐसे। और उस वैल्यू सिस्टम की प्लस माइनस भी थोड़ा आप एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ सोचो कि कुछ हमारे जो भी कस्टम है वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, और कुछ हमारे ऐसे है जो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं। यूपीएससी ने ऐसा पूछा भी है कि भारतीय जो समाज में है कुछ एक प्रथाएं है या जो कुछ डेली रूटीन में कुछ काम करते हैं वो एक उसका विश्लेषण के बारे में उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव बताए, या ऐसी कुछ जो सही भी है और ऐसी कुछ गलत भी है प्रथाओं के बारे में बताए, या परंपराओं के बारे में बताए। तो वो वाली बात है, तो उसको भी हम लोग यहाँ याद करें या उसके बारे में जानकारी रखें। तो विशेषता हो गई। फिर भारत की विविधता किस किस स्तर की है। देखो विविधता में हर कुछ कई डिफाइन है, लिंग्विस्टिक हो गया, या फिर किसी धार्मिक हो गया, जातीय देख सकते हैं, या फिर नाम क्या व्यक्तियों की जो निर्जातीय है, और कल्चरली हमें देखते हैं जैसे हिंदू जो धर्म है उसमें भी हम लोग वैरायटी देख, कई नए अभी संप्रदाय संगठन बनने स्टार्ट हो गए, वो हो गया। या फिर उसमें जो कल्चरल है वो भी देखने को मिलता है, जैसे साउथ और नॉर्थ के कल्चर में भी काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है, तो वो भी हिंदू होने के बावजूद भी काफ़ी चीज़ें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। वही हम उनके स्थापत्य कला में भी देखते हैं। तो ऐसा जो भी मोटा मोटा आपको ये आप आइडिया होना चाहिए, और उस लेवल की समझ भी होनी चाहिए। समझ बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें समाज में, क्योंकि आपको कुछ एग्जांपल अपने ही सोसाइटी में जो घटित हो रही घटनाओं को देख के ही देने हैं
क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे जो आप जानते हो, तो आपको एग्जाम्पल की अपने आसपास के ही देने पड़ेंगे, ठीक है। अगला दूसरा टॉपिक है महिलाओं की भूमिका, महिलाओं के संगठन हो गए, महिला जनसंख्या एवं उससे संबंधित मुद्दे हो गए, गरीबी और विकासात्मक विषय हो गए, शहरीकरण हो गए और उनकी समस्या हो गई, उसकी रक्षा। देखो शहरीकरण याद करना है, शहरीकरण से रिलेटेड क्या चैलेंजेस है, उसको कैसे सुधारा जा सकता है इसके कारण। बाकी जनसंख्या में जो चेंज आ रहे हैं उससे क्या है, जैसे जनसंख्या में कुछ लिंगानुपात रिलेटेड हो गया, या जो आयु जो चक्र है उसमें गड़बड़ हो रही है, तो ऐसे जो भी इश्यू आ रहे हैं जनसंख्या से रिलेटेड, माइग्रेशन से हो गया तो ये भी जनसंख्या से संबंधित इश्यू है। तो ऐसे जो भी टॉपिक है जो जनसंख्या से रिलेटेड है, जो एक हम काउंट करके हम लोग फिनोमिनल आइडिया लगाते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है, तो वो सभी जनसंख्या से संबंधित है। तो उनके बारे में हमें जानकारी रखनी है, उस क्यों हो रहा है, इसको कैसे रोका जा सकता है, ये क्या पॉजिटिव है नेगेटिव है तो कितना नेगेटिव, पॉजिटिव है तो कितना पॉजिटिव, इस लेवल की आपको समझ विकसित करनी है अपने। हो सकता है ये शॉर्ट नोट्स बनाओ, नहीं तो आपको अपने आप लेवल पे समझ विकसित करनी है। फिर महिलाओं से रिलेटेड अगर पूछा है तो महिलाओं से रिलेटेड अच्छे से डाटा तैयार करो, होलिस्टिक समग्र रूप से आप महिलाओं के बारे में डाटा करो कलेक्ट, उनके खिलाफ अपराध कितना बढ़ रहा है, किस में घट रहा है, क्यों हो रहा है, और उनका पार्टिसिपेशन क्या है समाज में, लोग कैसे उनको एक्सेप्ट करते हैं, सभी डायमेंशन को टच करें। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट आ गए संगठन, महिलाओं के संगठन जितने भी हैं, जो भी आपको भारतीय इतिहास में जो भी याद आ रहे हो सारे, जैसे हम लोग पहले मेहरजी भाई टाटा और उनके द्वारा हो गया, और सरला देवी चौधरानी जी थी, उन्होंने भी पहले स्त्री महामंडल जैसे ऐसे संगठनों का निर्माण, इनके बारे में हमें जानकारी। नेक्स्ट चौथा टॉपिक है कि भूमंडलीकरण, जो वैश्वीकरण हो रहा है उसके जो इफ़ेक्ट है, पॉजिटिव और नेगेटिव प्रभाव है, उनके बारे में हम एनालिसिस करेंगे। सभी डायमेंशन जो सोसाइटी समाज में जो भी रह रहे हैं, तो समाज में महिलाएं रह रही है, समाज में बच्चे रह रहे हैं, समाज में वृद्ध लोग रह रहे हैं, समाज में जो नवयुग है या नव वर्ग है, या जो अभी जो कहते हैं जेन जी है, या जो भी जितने भी समाज के जो हिस्सेदार है जो समाज में शामिल है, उन सभी के लोग डायमेंशन देखना, और उससे वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है हम उसकी पड़ताल करेंगे। और इन सभी जो भी सोसाइटी के कॉन्सेप्ट आप जो भी कर रहे हो उसमें हमेशा एक समाजशास्त्री का कोटेशन रखें, हमेशा कोटेशन रखें। किसी व्यक्ति को उससे रिलेटेड कुछ भी बुक्स लिखी होगी समाजशास्त्री ने, तो उसको कोट करने का कोशिश करें। ऐसे आप ChatGPT या किसी से भी आप करके एक डायरी बना के उसमें ये लिख के रखें। आपको डाटा वाटा के लिए GS फर्स्ट के लिए आप एक डायरी बना लो, उसमें सारा डाटा लिखो, उसमें भी ये भी शामिल कर लो, ताकि आपको मेंस एग्ज़ाम के दिन आप एक कोट करके किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसा बोला गया किसी के बारे में, या फिर ऐसे ही लिख दोगे इस व्यक्ति ने इस पर एनालिसिस किया, नॉर्मली एनालिसिस जो आपने देखा वही लगभग होता है, तो उस हिसाब से आप इसमें लिख पाओगे। तो वैसे किसी समाजशास्त्री का नाम लिख के याद कर लो ये सारे डायमेंशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कि सामाजिक सशक्तिकरण हो गया। अब कुछ लोग हैं सामाजिक, ठीक है, सशक्तिकरण नहीं आता किसी को समझ में कि ये क्या होता है, ठीक है। सामाजिक सशक्तिकरण और संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता ये आपने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली है, तो इन बेसिक चीज़ों के लिए हाँ क्या क्यों हो रहा है, इस परिणाम क्या होंगे, कैसे रोका जा सकता है, अभी क्या किया जा रहा है, ऐसी डायमेंशन को टच करना और इतना याद करना। क्षेत्रवाद का भी यही सेम, संप्रदायवाद का भी यही बात, और धर्मनिरपेक्षता इंडिया का कॉन्टेक्स्ट लेके उसको थोड़ा सा अच्छे से एनालिसिस करो, विदेशों में कैसा पालन किया जाता है और इंडिया में कैसे किया जाता है। हम बात करते हैं सामाजिक सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का मतलब होता है कि आप उसको अपने पैरों पे खड़ा करना, वो सशक्तिकरण कहलाता है। अपने पैरों पे खड़ा मतलब अपने आप में वो सक्षम हो कुछ भी करने में, मतलब वो अपना खुद का विकास करने में सक्षम हो, उस लेवल का अगर वो विकास कर पा रहा है तो उसको हम कहते हैं सशक्त व्यक्ति, इंसान। तो हम लोगों को अपने जो भी कंटेंट लेवल पे सभी जो भी वनरेबल सेक्शन है उनके सशक्तिकरण की बात, जैसे महिला हो गई, महिलाओं के स्तर पे हो गया, बच्चों का हो गया,
या फिर वो वृद्ध हो गए, जो भी इनसे रिलेटेड। ये सेम टॉपिक आपके सोशल जस्टिस में भी ओवरलैप करेगा, क्योंकि वहाँ पे भी वनरेबल सेक्शन का पूछा गया है, तो इनडायरेक्टली हमें उनके सशक्तिकरण की भी बात करनी चाहिए, तो वो एक शामिल हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया आपका भूगोल। तो भूगोल में क्या है, भूगोल में मोटे मोटे एक होता है भौतिक भूगोल, ठीक है, पहला भौतिक भूगोल, दूसरा है मानव भूगोल, और तीसरा है भारत का भूगोल। ठीक है, देखो भारत का भूगोल के नॉर्मल मोटे मोटे ये चीज़ें है कि भारत में कौन कौन सी भौगोलिक परिस्थितियाँ वो जो आपने एनसीईआरटी में पढ़ा है वो देख लो। बाकी कुछ न्यूज़ में रहा रिसेंट में तो उसको शामिल कर लो। हाँ, और भौतिक रूप भूगोल के बेसिक चीज़ें सब समझने की कोशिश करो, जो भी हो रहा भौतिक भूगोल में, जितनी भी फिनोमिना, चाहे वो क्लाइमेटिक हो या चाहे सामुद्रिक से रिलेटेड हो या फिर कुछ वायवी जलवायु हो, उन सबको समझने की कोशिश करो। भारत में के भूगोल में भी थोड़ा भारतीय जलवायु के बारे में समझने की बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करो। भौतिक भूगोल की जो एनसीईआरटी बुक है वो, फिर थोड़ा सा जो न्यूज़ में रह रही है चीज़ें उनको पढ़ते रहो, और कुछ जो एनसीईआरटी में क्या डोट्स रह जाते हैं उनके लिए थोड़ा सा यूट्यूब पे सर्च करो, और इनका सहारा लेके आप लोग ये भूगोल को कर लो। भूगोल में जो बेसिक फिनोमिना है ना उनके रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं कि इनके इम्पैक्ट क्या होते हैं, या फिर इसको कैसे कम किया जा, इसको प्रभाव क्या होते हैं, ऐसे जैसे ट्विस्टर का पूछ लिया हो, या फिर पहले चक्रवात से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए उनका विकास कैसे होता है और उनके इम्पैक्ट कैसे होते हैं, या कभी कभार एनालिसिस पूछ लेते हैं। और कुछ जैसे जो भी जितनी भी भौगोलिक संरचनाएँ हैं जियोमॉर्फोलॉजी में, उनका विकास कैसे होता है, ये हो गया उसके पीछे की, और जितने भी सिद्धांत हैं उनको भी याद करो, उनकी क्रम याद करो कि समझने के पहले सिद्धांत दिया था उसके पीछे की क्या कमियां थी, कैसे सुधार किया जा सकता है उनको ना, जैसे संवहन सिद्धांत क्या था, टेक्टोनिक क्या था, वो कैसे रिलेटेड है, भूकंप कैसे आते हैं, उनकी जो भी थ्योरी है बेसिक आपको या तो नॉर्मल पढ़ लो, वरना नहीं तो आप क्या करते हो यूट्यूब पे सर्च कर लो, आपको बेसिक्स को नॉलेज मिलता है। ये सारा जितना भी हमने जीएस पेपर अभी हमने क्या किया है, जीएस पेपर 1 को डिस्कस किया, क्या किया, जीएस पेपर 1 को डिस्कस किया। तो मुझे ये समझ में आ गया, आपको मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि कैसे कैसे इसको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस लेवल तक पढ़ना है और किस तरह से पढ़ोगे तो आपको अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, वो ये इसका स्ट्रेटजी है। इसके लिए आप कंटेंट रिलेवेंट रखो, कुछ रखो, जैसे जो भी टॉपिक है एक तरीके का, जैसे मान लो आपने ट्विस्टर का पूछ लिया तो ट्विस्टर का मान लो आपने प्रभाव ये पूछा हुआ है, प्रभाव लिख दिया एक एग्जाम्पल के रूप में, अगर उसमें उसके आपने 7 एग्जाम पॉइंट लिख दिए हैं और आपको लग रहा है ये थोरोली है, फिर बाद में उसकी भी दूसरी चीज़ों के पीछे मत भागो कि ये उससे कर लूँ उससे, कुछ नहीं, आपको 7 पॉइंट रखने और आपको केवल 250 शब्द ही लिखने होते हैं एग्ज़ाम में, और 250 शब्द में से हो जाते हैं, तो इतना ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा सा पढ़ते रहो और रेगुलर उसका रिवीजन करते रहो, इतना लिख दोगे तो बहुत अच्छा आंसर आ जाता है, नॉर्मली लोग इतना भी नहीं लिख पाते। तो दूसरी बात है जो आपने हिस्ट्री बीच में जो मैंने पहले बोला है उसके रिलेटेड भी कई बुकें इतना पूरी है नहीं, फोकस्ड बुक नहीं है अभी तक, कोई मुझे अभी तक मिली नहीं, तो इसमें भी अपने लेवल पे सर्च करना पड़ेगा आपको, गूगल पे हो गया, एआई पे हो गया, कुछ भी सर्च करके आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके और उसको एक अपना नोट्स बना लो, शॉर्ट नोट्स बना दो, और अभी टाइम है तो आप उसको अच्छे से कर लोगे। तो ये चाहे सोसाइटी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे अभी अगर हम बात करें ज्योग्राफी और इनकी पेस्ट पेपर की ही बात करें तो इन सभी के लिए कुछ आपके डोट्स रहेंगे, डोट्स इन सेंस की एक अपने एक बना ये ऐसे ये रास्ते में फिर कुछ गया है, तो इनको कनेक्ट करने के लिए आप क्या करोगे, यूट्यूब या जो भी आपके पास अवेलेबल है उनसे कनेक्ट करके ये चीज़ों को अच्छे से समझो कि ये चीज़ यहाँ से शुरू हुई यहाँ तक कैसे गई, तो इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज लो। तो इसके लिए आप क्या करो, यूट्यूब है, जो भी सोशल मीडिया है या फिर जो भी रिसोर्सेज है तो उनसे अपने आप को सुधार करा, और आप इस जो भी ऐसे डोट्स बन रहे हैं उनको सही करो ताकि आपका
एक अच्छा उत्तर लिख पाओगे, आप अच्छा उत्तर लिखने के काबिल होगे और आप एक मोटी समझ में बनेगी आपको एक सिलेबस। नहीं तो ये इससे होगा ना, आपको पूरा कनेक्टेड चीज़ें तो आपको अच्छे से याद होगा, नहीं तो क्या आपको चीज़ें रटनी पड़ेगी, और सारा चीज़ें रटना बहुत मुश्किल है। अगर आप इस तरह से कनेक्ट करके समझ पाओगे तो समझने से आपको अच्छे से याद होगा। तो अभी मतलब बात को लंबी ना खींचे, मोटा मोटा जो मुझे समझाना था वो यही समझाना था, और इसमें मुझे लगता है आप सभी को बहुत हेल्प होगी। आपको मैंने एक अप्रोच बता दी, किस लेवल तक पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, और उसके शॉर्ट नोट्स बना के उसको बार बार रिवाइज करना। मेंस के लेवल पे है, प्रीलिम्स के लिए इफेक्ट वगैरह हो सकता है, कुछ नीचे ऊपर नीचे होगी चीज़ें, हो सकता है कुछ इधर उधर से पूछ लिया हो, ये थोड़ा बहुत गड़बड़ होता है, कभी कभार बाहर से भी आ जाता है, तो वो नॉलेज थोड़ा रहता है। लेकिन मेंस में जो मेटा मोटा यही रहता है, इसी से ही चीज़ें घूमती है। आपने इतना नॉलेज ले लिया तो मैं सोचता हूँ कि मेंस में आपका अच्छा स्कोर होगा, जो जीएस फर्स्ट पेपर है उसका। तो इसी के साथ थैंक यू सबका, इतना पेशेंस के साथ सुनने के लिए, और यूँ ही मोटिवेट रहे, अपने आप को हमेशा एक कल से बेहतर बनाने की कोशिश करें। ये लड़ाई अपने वाली ही है, सच बताए सब लोग बोलते हैं, ये सही बात है, क्योंकि आपको अपने से ही फिर उठने को मतलब मोटिवेट करना कि हम फिर तैयार होंगे, फिर हम बेहतर करेंगे, कुछ और बेहतर होगा। तो उसी मतलब इच्छा या इच्छा शक्ति के साथ आप वापस कम बैक करो और रेगुलर मेहनत करते रहे। उसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।